हेलो दोस्तों, हम लोग एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हैं अपनी नई क्लास लेकर। मन लगा के पढ़िएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बौद्ध काल। क्या स्टार्ट करेंगे? बौद्ध काल। बौद्ध काल में गौतम बुद्ध के बारे में सारी जानकारी मिलती है, उनके बौद्ध धर्म के बारे में सारी जानकारी मिलती है, और आज तक किसी भी परीक्षा में जो भी प्रश्न वहां से पूछे गए हैं वो हम आप लोगों को कराएंगे। देखिए बेटा, बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिनमें जीएस के क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, आरओ में जीएस के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, पीसीएस एग्जाम में जीएस के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। इसके बाद पुलिस एग्जाम में जीएस के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, है ना। एसएससी जीडी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एसएससी का जो सीपीओ एग्जाम होता है उसमें, एसएससी सीजीएल, कोई भी परीक्षा आप उठा के देख लीजिए, सुपर टेट, कोई भी परीक्षा उठा के देख लीजिए, जीएस के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बौद्ध काल ये बेटा एक ऐसा चैप्टर है, यहां से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो मन लगा के पढ़िएगा, मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। और ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। ये गौतम बुद्ध के जन्म की बात पूछ रहा है, तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। जैसे गौतम बुद्ध जो थे, इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था बेटा, है ना। बीसी का मतलब होता है ईसवी पूर्व। और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन नाम था। ये शाक्य कुल के प्रमुख थे। इनकी माता का नाम था महामाया। महामाया बेटा, इनके गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया था। अतः इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने ही क्या किया? गौतम बुद्ध का लालन पालन करा। यशोधरा नामक राजकुमारी से इनका विवाह हुआ, है ना। और इनके 28 वर्ष के जब गौतम बुद्ध थे, तो 28 वर्ष की आयु में इनके पुत्र प्राप्त हुआ, जिसे कहा गया राहुल, जिसका नाम था राहुल, है ना। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया। बेटा, जब इन्होंने गृह त्याग किया तो इस घटना को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। इनके गृह त्याग की, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इन्होंने जब घनघोर तपस्या की, घनघोर इन्होंने साधना की, तो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसे कहा गया संबोधि। क्या कहा गया? संबोधि या प्रबोधि। क्या कहा गया? प्रबोधि कहा गया, ठीक है ना। आगे चल के जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, तो इन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। इस सारनाथ के पहले उपदेश को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। 483 ईस्वी में गौतम बुद्ध का देहांत हो गया, और गौतम बुद्ध के देहांत को कहा गया महापरिनिर्वाण। ठीक है ना। ये गौतम बुद्ध की मृत्यु को कहा गया। ये सारी चीजें हम लोगों को बहुत याद रखनी है। मैं एक बार फिर आपको रिकॉल कराता हूं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 बीसी में हुआ। कहां हुआ? लुम्बिनी ग्राम में हुआ। कहां हुआ? लुम्बिनी ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था। इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनका विवाह यशोधरा से हुआ। 28 वर्ष की आयु में इन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसे संबोधि या प्रबोधि कहा गया। इन्होंने जब पहला उपदेश अपना सारनाथ में पहला उपदेश दिया, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और जब इनका निर्माण प्राप्त हुआ, इनकी मृत्यु हुई, तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया। इस चीज को आप याद रखना बेटा। एक चीज और याद रखना, जो महापरिनिर्वाण था वो कुशीनगर में हुआ। कुशीनगर,
कहां हुआ? कुशीनगर में हुआ। ये मल्लों की राजधानी थी, आगे हम आपको बताएंगे। समझ गए आप मेरी बात को? चलिए, तो सीधा सादी बात है कि ये प्रश्न जो पूछा गया है इसका उत्तर जो है वो क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 563 ईस्वी पूर्व। गॉट इट बेटा? समझ गए आप लोग? चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं? देखो मैंने अभी आपको बताया था, महाभिनिष्क्रमण, निष्क्रमण मतलब होता है निकलना। तो घर से निकले थे जब, गृह त्याग इन्होंने किया था, गृह त्याग किया था, तो उस घटना को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो ऑप्शन जो है वो सी बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। यूपीपीसीएस मेंस 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला देखिए, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? तो देखो बेटा, गौतम बुद्ध के पिता जो राजा थे, तो राजा का विवाह एक राज परिवार की कन्या से ही होगा। तो याद रखना, इनकी माता भी राज परिवार की ही कन्या थी और वो कोलीय वंश की राजकुमारी थी। कोलीय वंश की क्या थी? राजकुमारी थी। किस वंश की राजकुमारी थी? कोलीय वंश की राजकुमारी थी। तो गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? ठीक है ना? तो आंसर हमारा डी हो गया, कोलीय वंश की राजकुमारी थी। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, तो इनका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। अच्छा एक चीज समझिए, एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, ये इसका साक्ष्य क्या है? तो याद रखिए, एक वंश हुआ मौर्य वंश। कौन सा वंश हुआ? मौर्य वंश। और इस वंश का एक राजा हुआ अशोक। कौन हुआ? अशोक। अशोक ने कई शिलालेख लिखवाए और इसका एक शिलालेख था रुम्मनदेई। क्या था? रुम्मनदेई। इस रुम्मनदेही अभिलेख से ही ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। कहां हुआ? लुम्बिनी में हुआ। ठीक है ना? हाँ, इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो गौतम बुद्ध को तथागत के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है? तथागत के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, पार्थ नहीं, अर्जुन का नाम होता है, प्रच्छन्न भी नहीं, मिहिर भी नहीं, गुणाकेश भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ई सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर तथागत इनमें से कोई ऑप्शन होता तो हमारा आंसर वही सही हो जाता। ठीक है बेटा, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख इस परंपरा का समर्थन, किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो देखो बेटा, ये अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि मौर्य वंश का शासक हुआ अशोक, और अशोक का रुम्मनदेही अभिलेख ये बताता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ? लुम्बिनी में हुआ। तो यहां पर क्या पूछा है? हमें पूछा गया राजवंश का नाम पूछा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? देखो बेटा, सेम क्वेश्चन है, बस घुमा फिरा के पूछ रहा है। अभी मैंने इसकी व्याख्या पीछे भी दी थी। अशोक का रुम्मनदेही अभिलेख जो है वो क्या बताता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। गॉट इट? ठीक है बेटा, अगला देखिए आप, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है
कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बेटा देख रहे हो प्रश्न वही है, बस कभी राजा का नाम पूछ रहा है, कभी वंश का नाम पूछ रहा है, कभी उस अभिलेख का नाम पूछ रहा है। तो अभी पूछा है राजा का नाम, और राजा कौन था? अशोक था। तो आंसर ए हमारा जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। याद रखिए अशोक का स्तंभ लेख था एक, जिसका नाम था रुम्मनदेई। उस स्तंभ लेख में ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। ठीक है बेटा। हाँ, अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ? देखो बेटा, महापरिनिर्वाण मतलब उन्होंने संसार को कहां त्यागा। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम था चुंद। क्या नाम था? चुंद। ये गौतम बुद्ध को कई बार अपने यहाँ भोज पर बुला चुका था। कहां बुला चुका था? भोज पर बुला चुका था, खाने के लिए बुला चुका था। एक बार गौतम बुद्ध ने इसकी प्रार्थना को स्वीकार किया और उसके यहाँ भोज पर गए। इसने भोज में सूकर माधव खिलाया, है ना, जो कि क्या था? इन्फेक्टेड था, संक्रमित था, जिसके कारण क्या हुआ? गौतम बुद्ध को अतिसार हो गया और गौतम बुद्ध बीमार रहने लगे। और क्या किया उन्होंने? चुंद के यहां से कुशीनगर में आ गए, जो मल्लों की राजधानी थी, और कुशीनगर में ही उन्होंने क्या किया? अपने प्राणों को त्याग दिया। तो याद रखना, मल्ल राजाओं की राजधानी थी, मल्ल शासकों की राजधानी थी, क्या थी? कुशीनगर। कुछ किताबों में कुशीनारा भी मिलता है। यहां पर गौतम बुद्ध जी ने अपने प्राणों को त्यागा था, तो इसका आंसर हो जाएगा कुशीनगर। ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए आप इस बात को? इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह राज्य था, अभी मैंने आपको बताया मल्लों की राजधानी थी। तो अंग गलत है, मगध गलत है, मल्ल सही है, वत्स भी गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मल्ल हो जाएगा हमारा। ठीक है बेटा, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोगों को कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? देखिए, महापरिनिर्वाण या निर्वाण बात एक ही है। आंसर हमारा कुशीनारा हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कुशीनगर भी मिल सकता है, कुशीनारा भी मिल सकता है। बेटा लेटे लेटे बैठे बैठे जिस तरीके से भी वीडियो देख रहे हो उस तरीके से वीडियो को देखते रहो, ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा में आते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? हम लोगों ने पढ़ा भी, मल्लों के गणतंत्र में हुआ था, मल्लों के राज्य में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण मंदिर कहां अवस्थित है? तो भैया महापरिनिर्वाण मंदिर वही होगा जहां गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ होगा, और महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो महापरिनिर्वाण मंदिर कहां होगा? कुशीनगर में ही होगा। यूपी लोअर पीसीएस मेंस में 2015 में पूछा गया ये क्वेश्चन। अब देखिए आईएएस का प्रश्न आ गया। आईएएस का प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो देखिए बेटा, अवंती का बेटा वर्तमान नाम है उज्जैन, मतलब उज्जैन को पहले अवंती कहते थे। तो उज्जैन अवंती से तो गौतम बुद्ध का कोई संबंध नहीं था। गांधार, ठीक है ना, गांधार से भी गौतम बुद्ध का बहुत ज्यादा संबंध नहीं था। इसे अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है ये, इससे भी इनका बहुत संबंध नहीं था। कौशल, हाँ कौशल से तो गौतम बुद्ध का संबंध था, और मगध से भी था। ठीक है ना। तो हमारा आंसर हो गया 3 और 4 सही है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा ये तो गलत हो गया, दूसरा चौथा ये भी गलत हो गया, 3 और 4 ये सही हो गया, और 1 2 4 ये भी गलत हो गया। यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी कि कौशल और मगध का संबंध किससे है? गौतम बुद्ध के जीवन से है। गॉट इट। अगला देखिए बेटा, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था?
देखो बेटा, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि चुंद जो था, जिसके यहां उन्होंने भोजन किया था, वो अंतिम व्यक्ति था। नहीं, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दीक्षित किया जाने वाला। दीक्षित किया जाने वाला मतलब धर्म में दीक्षा देने वाला, दिया जाने वाला, शिक्षा दिए जाने वाला। तो याद रखिए, सुभद्र एक व्यक्ति था, एक शिष्य था, जिसे गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों में दीक्षित किया था। या फिर ये कहें कि गौतम बुद्ध को अंतिम समय में गौतम बुद्ध ने अंतिम समय में जिसे दीक्षा दी थी, वो कौन था? तो वो बेटा सुभद्र था। तो आनंद तो इनका सबसे प्रिय शिष्य था, ठीक है ना। हाँ, तो ये ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी आपसे अगर पूछे गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था? आनंद था। एक चीज और याद रखना बेटा, आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने क्या किया? अपने संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया, ठीक है, आनंद के कहने पर ही। और प्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी थी, ये पहली महिला थी जिसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया या बौद्ध धर्म में शामिल हुई, ठीक है। इस बात को भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? सेम क्वेश्चन है, सुभद्र ही कौन था? अंतिम था, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है ना। अगला देखिए, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई? देखो बेटा, होता क्या था, ये लोग जो भी थे वो बौद्ध धर्म का जो प्रचार करते थे, या जो भी लोग घूमने का काम करते थे, वो लोग क्या करते थे? सभी सीजनों में घूमा करते थे, मौसमों में घूमा करते थे। लेकिन वर्षा ऋतु में क्या करते थे? एक जगह रुक जाते थे, क्योंकि पहले पक्के रोड तो थे नहीं, कच्चे रोड थे। तो वर्षा ऋतु में क्या होता था? पानी भर जाता था जगह जगह, जहां क्या होता था? मार्ग स्पष्ट नहीं होते थे। इसलिए ये लोग क्या करते थे? वर्षा काल में तो रुका करते थे, और बाकी सभी ऋतुओं में क्या करते थे? भ्रमण करते थे। तो गौतम बुद्ध महोदय भी जो थे, वो वर्षा काल में रुका करते थे। इन्होंने अपना अंतिम वर्षा काल वैशाली में बिताया था। इस चीज को आप याद रखना, इनका अंतिम वर्षा काल जो था वो कहां बीता? वैशाली में बीता। आप समझ गए इस बात को? जी हां। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म में निर्माण का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, बौद्ध धर्म में निर्वाण का मतलब होता है कि जो हमारी इच्छाएं हैं उनकी समाप्ति होकर परम पद को प्राप्त कर लेना, यानी तृष्णा का क्या हो जाना? समापन हो जाना। हमारी जो तृष्णा है, जो चाहत है किसी भी चीज को लेकर, वो खत्म हो जाना। तो यहां पर देखिए, पहला ऑप्शन है तृष्णा रूपी अग्नि का समन, यानी कि तृष्णा रूपी हमारी जो अग्नि है उसका शांत हो जाना। तो मुझे ऐसा लगता है यही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता नहीं, गलत है ये तो। परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, ये भी गलत है। धारणातीत मानसिक अवस्था, ये भी गलत है। हमारा आंसर जो होगा बेटा वो पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। कोई डाउट आपको लग रहा है? अगर डाउट लग रहा है तो मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको देने के लिए तैयार हूं। अगला देखिए, अलार कलाम कौन थे? देखो साहब, गौतम बुद्ध ने अलार कलाम को अपना क्या बनाया? गुरु बनाया। और ये कौन थे? ये सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। कौन? अलार कलाम। तो बुद्ध के एक शिष्य गलत हो गया, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु ये भी गलत है, बुद्ध कालीन एक शासक ये भी गलत है, बुद्ध के एक गुरु ये बिल्कुल सही है। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के कौन थे? गुरु थे। आप इस चीज को समझ रहे होंगे, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? धर्म चक्र प्रवर्तन मैंने आपसे क्या बोला? प्रथम उपदेश। इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। बेटा ये कहां हुआ? ये सारनाथ में हुआ, ठीक है ना। कितने लोगों को दिया? 5 ब्राह्मणों को। ठीक है, तो धर्मचक्र प्रथम प्रवर्तन यानी कि प्रथम उपदेश ये कहां हुआ? ये सारनाथ में। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ दिया जाता है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश दिए उन्होंने श्रावस्ती में।
कहां दिए? श्रावस्ती। मतलब सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए? श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या होती थी? उपदेशों की भाषा क्या होती थी? संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी क्या होती थी? तो पाली भाषा में ये उपदेश दिया करते थे, पाली भाषा में उपदेश दिया करते थे। ठीक है, इस बात को आप समझ गए? हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है। देखो मैं जो ये लिख रहा हूं बोर्ड पर, तो इसे आप जरूर नोट किया करो, क्योंकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जो आपके लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है ना? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धम्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? सारनाथ में दिया बेटा। ठीक है, चलिए। बुद्ध ने अपना हाँ, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? सेम क्वेश्चन है, आपका आंसर हो जाएगा सारनाथ। गॉट इट? सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? अब नाम हो गया तो महात्मा बुद्ध। देख लो क्वेश्चन सेम है, बस कान इधर से कभी पकड़ लिया, कभी इधर से पकड़ लिया, कभी इधर से पकड़ लिया, घुमा के पढ़ रहा। एक बार डिटेल आपको पता चल जाए, आप सारे आंसर जो है लगाते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहां दिए थे? आप सबको पता है कहां दिए थे? सारनाथ दिए थे। डिट्टो सेम। ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है, तो आप सबको पता है गौतम बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है उसी को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो उनका दर्शन गलत, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश सही, उनका धार्मिक आदर्श गलत, बौद्ध अनुष्ठान गलत। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था, कहां किया गया था? सारनाथ में किया गया था। कोई डाउट इसमें होना नहीं चाहिए। एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ रहा है, लगातार पूछ रहा है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? देखिए अब आ गया, क्वेश्चन चेंज हो गया। सर्वाधिक उपदेश कहां? प्रथम उपदेश सारनाथ, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती। सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? श्रावस्ती में दिए। ठीक है। बुद्ध कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए? देखिए कौशाम्बी एक राज्य था और इस कौशाम्बी राज्य का शासक था उदयन, जिसके शासनकाल में गौतम बुद्ध आए। कौन था? उदयन था। ठीक है ना? तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, उदयन के शासनकाल में बुद्ध कहां आए? कौशाम्बी में आए। ठीक है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की। ये देखिए अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के बाद उनकी याद में बौद्ध संगतियां की गई, और गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगतियां हुई। कितनी बौद्ध संगतियां हुई? 4 बौद्ध संगतियां हुई। ठीक है ना? हाँ, पहली बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति। पहली बौद्ध संगति कब हुई? प्रथम बौद्ध संगति। ठीक है ना? यह बौद्ध संगति हुई 483 बीसी में। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई वो हुई 300 साल बाद 83 बीसी में। तृतीय बौद्ध संगति जो हुई वो हुई 250 बीसी में। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई वो हुई प्रथम शताब्दी में। कब हुई? शताब्दी में हुई। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति जो हुई वो है कहां हुई? राजगृह में स्थान। ठीक है ना? दूसरी हुई वैशाली में। पाटलिपुत्र में तीसरी, और ये हुई कुंडलवन में, कश्मीर भी कह सकते हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को? ठीक है ना? पहली बौद्ध संगति जो हुई उस समय राजा कौन था? राजा था अजातशत्रु। ठीक है, समझ गए? दूसरे में था कालाशोक। ठीक है। तीसरे में था अशोक।
और चौथे में था कनिष्क। कनिष्क, ठीक है ना। ये बौद्ध संगति, इसमें एक अध्यक्ष का कॉन्सेप्ट और रहता है कि किस बौद्ध संगति में कौन अध्यक्ष था। तो मैं इधर बना देता हूं, इधर बना देता हूं। तो पहली बौद्ध संगति का अध्यक्ष था महाकश्यप, ठीक है ना। दूसरे का था सब्बाकामी, ठीक है। मोगली पुत्र तिस्य, वसुमित्र। ये आपको बेटा समझना पड़ेगा। ये आपके पता है कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4, 4 चौगुन 16 क्वेश्चन हो गए। ये बौद्ध संगति से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? देखिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा आपसे। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? पहला क्वेश्चन। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई? तृतीय बौद्ध संगति कब हुई? चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई? 4 क्वेश्चन हो गए। अगला देखिए, प्रथम बौद्ध संगति कहां हुई? द्वितीय बौद्ध संगति कहां हुई? तृतीय बौद्ध संगति कहां हुई? चतुर्थ बौद्ध संगति कहां हुई? 4 और 4 8 क्वेश्चन हो गए। प्रथम बौद्ध संगति किस राजा के समय में हुई? द्वितीय बौद्ध संगति किस राजा के समय में हुई? तृतीय बौद्ध संगति किस राजा के समय में हुई? चतुर्थ बौद्ध संगति किस राजा के समय में हुई? ठीक है ना, कितने 12 क्वेश्चन हो गए। प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? कितने हो गए? 16 हो गए। अब देखिए पहला क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप। महाकश्यप। आपका आंसर क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो महाकश्यप, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखिए, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्न में से किसने किया? संचालन मतलब अध्यक्षता किसने की? तो आंसर हमारा वही है सेम, महाकश्यप, ठीक है। अगला देखिए, सप्तफर्णी गुफा स्थित है। बेटा याद रखना, एक सप्तफर्णी 7 फनों वाली गुफा राजगृह में है। इसे आप याद रखेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला आंसर जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये याद करने वाला है, ठीक है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए आप, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। अब देखिए, अब स्थान पूछ रहा है। हमने क्या याद किया था? हमने याद किया था पहला स्थान जो था वो राजगृह था। तो देखिए हमारा आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? हमें पता है कनिष्क के समय में बौद्ध संगति हुई थी। आप पीछे जाके देखिए, चौथी बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है ना, प्रथम शताब्दी में हुई थी और वसुमित्र जो थे वो उसके अध्यक्ष थे। तो यहां पर हमारा आंसर जो है वो चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। बेटा ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस एक बार आपको ट्रिक याद करनी है और उस को याद करने के बाद आपका पूरा हो जाएगा जो मैंने सारणी बनाई है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो देखिए, बौद्ध धर्म में चौथा जब सम्मेलन हुआ, बौद्ध संगति हुई, तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, एक हीनयान और दूसरा महायान। एक हीनयान, दूसरा महायान। और ये किस संगति में हुआ? ये चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ। और आपको पता है चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में हुई। कहां हुई? कुंडलवन कश्मीर में हुई। राजा कौन था? कनिष्क था। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र था। तो क्वेश्चन पूछा है बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो आंसर होगा कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई। बेटा आईएएस का क्वेश्चन पूछा गया है और जड़ा के से आपने आंसर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उड़ा के रख देंगे चुटकियों में, ठीक है। हाँ, अगला देखिए, कनिष्क के शासनकाल में बुद्ध सभा किस
नगर में आयोजित थी। देखो कनिष्क, फिर कनिष्क की बात आ गई तो चौथे की बात है, तो चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। गॉट इट? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं पढ़ोगे तो बेटा दिक्कत ही दिक्कत है, थोड़ा पढ़ लोगे तो एक भी पॉइंट की दिक्कत नहीं आएगी। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ? तो आपको फिर पता है कश्मीर का नाम कनिष्क। मैं इसकी एक ट्रिक दे दूं आपको, आप लोग मैसेज करिए, मैं ट्रिक का एक वीडियो बना के दे दूंगा, 5 मिनट का वीडियो होगा और चारों बौद्ध संगति की इतनी शानदार ट्रिक दे दूंगा आपको कि आप भूलोगे भी नहीं। ठीक है ना? हाँ, मैसेज लेकिन आपका अगर आया तो ही मैं ऐसा करूंगा। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, आपको पता है कनिष्क के शासनकाल में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगति। गॉट इट? देख लो एक ही बौद्ध संगति से कितने प्रश्न पूछे गए। देखिए, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करिए। मतलब कौन सी बौद्ध संगति कब हुई? तो हमें पता है कि पहली बौद्ध संगति जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी। ठीक है ना? कहां हुई थी? राजगृह में हुई थी। कलर चेंज करता हूं मैं। हाँ, कहां हुई थी? राजगृह में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। मतलब हमारा ये क्रम हमने लगा लिया। क्रम क्या होगा हमारे यहां से? 2, फिर 1, फिर 4 और फिर 3। मतलब 2 1 4 3। देखें 2 1 4 3 कहां है? 2 1 4 3, यानी हमारा आंसर हो गया डी, सही हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है? द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहां हुआ था? आपको पता है द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी। आंसर बी हमारा सही है। आप देख रहे हो लगातार उसी जो सारणी बनाई है उसी में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार। ठीक है ना? और बड़े बड़े परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, मेंस में और इन सब में। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर हुई थी? तृतीय बौद्ध सभा हमें पता है पाटलिपुत्र में हुई थी। सारणी में देखी जाके तो आंसर हो गया हमारा पाटलिपुत्र। याद तो करना पड़ेगा, एक बार याद कर लिया फिर ये सारे क्वेश्चन हलवा हो जाएंगे आपके लिए, एकदम उठाया और गप से खा लिया। ठीक है ना? हाँ, ट्रिक बता दूंगा, मैसेज चाहिए मुझे। मैसेज में लिखोगे सर ट्रिक दीजिए तो मैं आपको बौद्ध संगति की ट्रिक दे दूंगा। सटाक से केवल 4 लाइनें हैं। राजा महाराजा आजा, वैशाली सबका काल है, पटाओ मत आसिक, कुंवर मित्र कंगाल है। खटाक से ट्रिक, इसी ट्रिक में सारी आपकी वो पूरा बौद्ध काल हो जाएगा, पूरी बौद्ध संगतियां हो जाएंगी। कोई दिक्कत की बात नहीं, बट मुझे मैसेज चाहिए। ठीक है ना? प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, हमें पता है प्रथम बौद्ध समिति कहां हुई थी? राजगृह में हुई थी। कहां हुई थी? राजगृह में हुई थी। और राजा जो था वो अजात शत्रु था। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है? चलिए, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का? हमें पता है राजगृह में या राजगीर, बात एक ही है। राजगीर में क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया? देख रहे हो लगातार मेरे हिसाब से तो 10-15 क्वेश्चन हो गए होंगे केवल बौद्ध संगति के ही। ठीक है ना? निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो हमें पता है कि द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था और बिल्कुल सही हमने आंसर मारा। देखिए जटाक से, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है, सुमेलित कीजिए। देखिए, जन्म कहां हुआ? लुम्बिनी में हुआ। कहां हुआ? लुम्बिनी में हुआ। ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में। कहां प्राप्त हुआ? बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है ना? प्रथम प्रवचन दिया सारनाथ में और निधन हुआ कुशीनगर में। यानी का 1 का मिल रहा है 3 से, 1 का मिल रहा है 3 से, 2 का मिल रहा है 2 से, 2 का मिल रहा है 2 से, 3 का मिल रहा है 1 से और 4 का मिल रहा है 4 से। बेटा याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, आधे बच्चे ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं कि साहब इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे, आगे बढ़ो। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छे प्रश्न यही होते हैं क्योंकि इनमें सिलेक्शन दिलाने वाले गुण ज्यादा होते हैं। तो 1 का 3,
1 का 3, 2 का 2, 2 का 2, 3 का 1, 3 का 1, 4 का 4, ये यानी कि हमारा आंसर जो हो गया वो सी सही हो गया। फिर एक बार देखिए, जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में, प्रथम प्रवचन दिया सारनाथ में, और निधन हुआ कुशीनगर में। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोगों ने पढ़ लिया, हमें याद हो गया। गॉट इट। अगला देखिए, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? यार याद रखना, गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया है उसे बोला गया है मृग सहित चक्र। तो आप इसे याद रखेंगे, इनका प्रथम उपदेश जो है वो मृग सहित चक्र है। ठीक है, इसे याद रखेंगे आप। प्रथम उपदेश कहां हुआ था? सारनाथ। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। जन्म देखिए सेम है, ये उनके कहना चाहिए कि उससे संबंधित है। एक तरफ चीजें पूछी गई है, दूसरे उसका प्रतीक क्या है। ठीक है, तो हमें पता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म का प्रतीक है वो है कमल का चिन्ह। ठीक है, कमल का चिन्ह इनके जन्म का प्रतीक है। प्रथम प्रवचन हमें पता है जिसे कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। महाबोधि, ठीक है ना, महाबोधि मतलब ज्ञान कहां प्राप्त हुआ? बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। और त्याग, त्याग का प्रतीक है घोड़ा, क्योंकि ये जब भी गृह से निकले थे, घर से निकले थे, तो कंथक नामक घोड़े को लेकर निकले थे, तो वही इनके त्याग का प्रतीक है। तो देखिए, ए का 4, बी का 2, बी का 2, सी का 1, सी का 1, और डी का 3, डी का 3। अब ए के सामने 4, तो देखो या तो इसमें है 4 या इसमें है 4, यानी कि ना तो ये ऑप्शन होगा ना ये ऑप्शन होगा। ठीक है ना, इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन होगा। बी में देखते हैं 2, तो बी में 2 इसमें भी है, इसमें भी है। सी में देखते हैं 1, तो देखो बेटा सी में 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। डी का 3, ओहो ये तो दोनों ही सेम है, दोनों में से कुछ भी लगा दो, दोनों ही सही है। ठीक है ना, दोनों ही सही ऑप्शन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हाँ। अगला देखिए, कर मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? देखिए ये आपको याद करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, कंग्यूपा एक वर्ग होता है जिसमें बौद्ध धर्म को मांगने वाले लोगों को क्या कहते हैं? करमापा लामा कहते हैं। ये तिब्बत में पाए जाते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? देखो गुरु, उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ, ये बात बेटा बिल्कुल सही है, क्योंकि लुम्बिनी जो है, लुम्बिनी ये कपिल वस्तु में ही आता है। ठीक है, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, तो ये भी सही है, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, ये बात भी बिल्कुल सही है, गौतम बुद्ध वैदिक धर्म को नहीं मानते थे। ठीक है ना, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, ये भी बिल्कुल सही बात है। उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए थे कि 4 आर्य सत्य होते हैं कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। ये 4 आर्य सत्य दिए थे जिन्हें कहा गया आर्य सत्य। तो इस हिसाब से हमें तो ऐसा लगता है कि चारों ही सही है, और ऑप्शन देखते हैं हम, इस हिसाब से ऑप्शन डी जो हो गया हमारा बिल्कुल सही हो गया। गौतम बुद्ध को चारों ही चीजें गौतम बुद्ध के संदर्भ में सही है। उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, वो बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, और उन्होंने 4 आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये बिल्कुल सही है। यूपीपीएससी जीआईसी 2010। बोध गया में महाबोधि मंदिर किसने कहां बनवाया गया? जहां पर देखो ये पूछ रहा है कि बोध गया किससे रिलेटेड है। हम सबको पता है बोध गया में गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गलत है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, सही है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, गलत है। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, गलत है। तो वो पैदा हुए थे लुम्बिनी में, प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में, और मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। ठीक है ना, हमको सब पता है, हम लोगों को, हम लोग बहुत विद्वान हो चुके हैं पढ़ते पढ़ते, इतना पढ़ लिया है कि सब आता ही है हम लोगों को। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी में है? इस पीढ़ी में है। देखो
हुआ क्या कि गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस बात को ध्यान से समझना। गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो बोधि वृक्ष बहुत फेमस हो गया। आगे चल के गॉड नरेश एक आया, शशांक जिसका नाम था, गॉड नरेश। क्या नाम था इसका? इसका नाम था शशांक। इसने उस बोधि वृक्ष को कटवा दिया। जो गौतम बुद्ध को जिसके नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था वो शशांक ने कटवा दिया। लेकिन आगे चल के अशोक आया, हर्षवर्धन आए, ऐसे कई शासक आए जिन्होंने बोधि वृक्ष दोबारा से लगवाने का प्रयास किया, लेकिन वो बोधि वृक्ष सूखते चले गए। जैसे अशोक ने लगवाया बोधि वृक्ष, मतलब बट पीपल का वृक्ष, वो लगवाया तो वो भी सूख गया। आगे चल के हर्षवर्धन आया, उसने लगवाया, वो भी सूख गया। लेकिन आगे चल के कन्निघम साहब आए, समझ रहे मेरी बात को, कन्निघम, ठीक है ना। तो उन्होंने जो बोधि वृक्ष लगवाया वो बिल्कुल बढ़ता चला गया, आज भी वो उपलब्ध है और उसे संरक्षित वृक्ष का नाम दिया गया है। उसके वृक्ष को छूना, उसके पत्तों को छूना बिल्कुल वर्जित है। हाँ, उस वृक्ष से अगर कोई टहनी गिर जाती है, कोई पत्ते गिर जाते हैं, कोई लकड़ियां गिर जाती हैं तो आप उन्हें उठा सकते हो आशीर्वाद के स्वरूप, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसकी पत्ती को तोड़ लो, वो संरक्षित वृक्ष की श्रेणी में है। तो आप देखो, पहला तो वृक्ष कौन सा हो गया? जो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। दूसरा अशोक ने लगवाया, तीसरा हर्षवर्धन ने लगाया, चौथा कन्निघम साहब ने लगाया। तो कौन सी पीढ़ी हो गई है? ये चतुर्थ पीढ़ी हो गई। हालांकि मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं इस प्रश्न के संदर्भ में। ये प्रश्न बिहार सरकार के 2008 पेपर में पूछा गया था, लेकिन बिहार सरकार ने किसी कारण के चलते हुए इस पर डिबेट हो गया था, इस प्रश्न को रिजेक्ट कर दिया था, इस प्रश्न को खारिज कर दिया था। सभी विद्यार्थियों को बोनस दिया गया था इस प्रश्न पर, ठीक है ना। तो कुछ कारण रहा होगा, कुछ अपर्याप्त साक्ष्य रहे होंगे, ठीक है ना, इसलिए। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे है? याद रखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में, और बोध गया जो है वो निरंजना नदी के किनारे है। इसे हम याद रखेंगे और हमारा आंसर हो गया बोध गया। बेटा, मैंने आपको 50 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि बहुत सॉलिड 50 क्वेश्चन हैं। मुझे पूरी उम्मीद है ये परीक्षा में इनमें से 2-4 प्रश्न आपके फंस जाएंगे। ढंग से पढ़ते रहिए। हम लोग मिलेंगे अगली सीरीज में। जय हिंद, जय भारत।